हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र में फ्राइड को पढ़ने वाले हैं। सिगमंड फ्राइड जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे और इसको हम स्पेशली इसलिए टॉप वैसे आपको सारे मनोवैज्ञानिक को नहीं पढ़ना है डिटेल में, बस इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके दो फैक्ट हैं। एक तो व्यक्तित्व वाला है और एक इसकी अवस्थाओं वाला है। दोनों से ही प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू रूप में लेके आई हूँ। सारा वीडियो आराम से अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको समझ लो कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के एक तो बताया था आईडी, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन या पहचान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन या पहचान भी बोलते हैं। ये बेसिक इंस्टिक्ट होते हैं, मतलब बेसिक जो व्यक्ति का जो आधार होता है, जो वो पहचान जो लेके आता है, जो बचपन से ही उसके साथ जो रहता है, पैदाइशी जो लेके आता है, वो यही आईडी को लेके आता है। धीरे धीरे वो उसमें होना ईगो। ये ईगो वो ईगो नहीं है जो आप एक ईगो वाला व्यक्ति बोलते हैं, वो ईगो नहीं है। ये जो व्यक्ति का जो रियलिटी होती है, जो उसका रियल होता है, जो है तो है, अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, वो जो ईगो होता है, इसमें कोई सोच विचार के काम नहीं होता है। जो जनरली जो व्यवहार वो उसके मन में आता जाता है वो करता जाता है, उसको हम ईगो बोलते हैं। तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब क्या होता है? इसको परम अहंकार भी बोलते हैं, परा अहम भी बोलते हैं। सुपर ईगो क्या होता है कि जब व्यक्ति के मन में ये आता है कि बहुत अच्छे नैतिक विचार आते हैं, मतलब अच्छाई ही अच्छाई है, ईमानदारी है ना, उसके पेरेंट्स जो उसे अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती है ना, वो सुपर ईगो में आ जाती है, जिसको हम मोरल्स एंड वर्चुअस बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये तीनों के तीनों सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो बता है आईडी, दूसरा ईगो और सुपर ईगो। इसको आईडी को हिंदी में बोलते हैं इदम, ईगो को बोलते हैं अहम और सुपर ईगो को बोलते हैं परा अहम। जितनी भी मोरल्स होती हैं, वर्चुअस होती हैं, जितनी भी नैतिकताएं होती हैं, नैतिक वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सुपर ईगो में आती हैं। जो वास्तविकता होती है वो ईगो में आती है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति लेके ही आता है वो आईडी में या चेतन के अंतर्गत आता है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राइड ने एक और चीज़ बताई थी कि जो मानव का मन है वो 3 प्रकार से बटा हुआ होता है। एक होता है अचेतन, दूसरा होता है चेतन, दूसरा होता है अर्धचेतन और तीसरा होता है चेतन। सबसे ज़्यादा जो बेकार स्थिति होती है वो अचेतन वाली ही होती है, और चेतन मन जो होता है वो केवल 1% होता है। फ्राइड ने बताया है कि जैसे कि बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है, अगर उसको हम पानी में डुबोते हैं तो उसका केवल 1% भाग ही, या अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उसका 1/10 भाग ही ऊपर रहता है। वो 1/10 भाग को फ्राइड ने चेतना बताया है, बाकी का जो भाग डूबा हुआ रहता है वो उसको अचेतना बताया है। हम इसके बारे में कुछ के क्वेश्चन लगाते हैं। ये देखिए, ये फ्राइड ने जो डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हैं, जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताई हैं, मनोवैज्ञानिक स्टेजेस बताई हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ वो कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरता है, उन्होंने सारी जो सारी अवस्थाएं हैं उसको यौन शिक्षा से जोड़ के, यौन केंद्रित से जोड़कर बताया है। मतलब यौन पर ही केंद्रित हैं सारी जो जितनी भी अवस्थाएं हैं, ऐसा फ्राइड ने बताया है। सबसे पहली होती है ओरल। ओरल को हम मौखिक अवस्था भी बोलते हैं। 0 से 18 महीने तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है अंगूठा चूसता रहता है और उसी में ही उसको यौन का आनंद उसी में ही मिलता है। यौन से जो आनंद मिलता है उसको उसको फ्राइड ने लिबिडो बोला है। क्या बोला है? लिबिडो बोला है। दूसरी होती है एनल स्टेज, जिसको हम गुदा अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है मल मूत्र त्याग का ज्ञान पाता है कि हमको टॉयलेट जाना है, हमको फ्रेश होने जाना है। ये जो अवस्था होती है इनके बारे में बच्चा जान पाता है, इसलिए इसको एनालेज या गोदाइज। और इसमें ये टॉयलेट करके ही वो आत्मसंतुष्टि पाता है, यौन संतुष्टि वो टॉयलेट करके ही पाता है, ऐसा फ्राइड ने बताया है।
लगभग ये 1.5 से 3 साल तक की अवस्था होती है। टॉयलेट ट्रेनिंग अवस्था भी इसको बोलते हैं। तीसरी होती है फैलिक। फैलिक को हम लैंगिक अवस्था भी बोलते हैं। ये वो अवस्था होती है, लगभग ये 3 से 6 साल तक की अवस्था होती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 से 6 साल की होती है, इसको लैंगिक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है इसको पूर्व विद्यालय आयु बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा महिला और पुरुष में अंतर करना सीख जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, ऐसे अंतर करना सीख जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फैलिक स्टेज। चौथी होती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट को हम सुप्त अवस्था भी बोलते हैं या अव्यक्त अवस्था भी बोलते हैं। 6 से 12 साल की ये अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है अपनी पूरी यौन शक्ति को खेल कूद में, पढ़ाई में केंद्रित कर देता है। लास्ट की होती है जेनिटल स्टेज, मतलब इसको हम जननांग अवस्था भी बोलते हैं। इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जबकि जो लेटेंट फेस होता है उसमें समलिंगी आकर्षण होता है। मतलब बराबर जो महिला लड़की है तो लड़की अगर उसकी लड़की से ही दोस्ती होगी, लड़का है तो उसका लड़के से ही दोस्ती होगा। जबकि ये जेनिटल होता है, मतलब जो कि जननांग वाली अवस्था होती है, जो 12 वर्ष के बाद होती है, उसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो ये जो फ्राइड की पूरी स्टेजेस मैंने बताई, ऊपर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अचेतन संघर्ष मानव व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देता है? अचेतन संघर्ष, अचेतन मतलब जो बिना चेतना के है, वो संघर्ष मानव और व्यवहार को आकार देता है, वो होता है मनोविश्लेषणात्मक। मतलब मनोविश्लेषणात्मक है, जिसमें जो अचेतना होती है वो मानव के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देती है। उसमें कोई चीज़ बहुत सोच समझ के नहीं की जाती, जो हो रहा है वो हो रहा है ऐसा सोच के की जाती है। तो ये किसका अंग है? मनोविश्लेषणात्मक। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अचेतन से समझ जाइए और मनोविश्लेषणात्मक से समझ जाइए कि अचेतन शब्द का उपयोग फ्राइड ने ही किया था, तो इसका आंसर मनोविश्लेषणात्मक ही होगा, क्योंकि फ्राइड ही मनोविश्लेषणात्मक जनक है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी फ्राइड ने ही दिया था। फ्राइड कहाँ के रहने वाले हैं? फ्राइड जो है वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अगला है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक मन या मनोगतिक सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? देखो ये याद रखना, फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको मनोगतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा? मनोगतिक। इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसको फ्राइड का संरचनात्मक सिद्धांत या फ्राइड का लैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, या फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक मनोगतिक सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? यौन सिद्धांत तो नहीं बोलते, सामाजिक यौन सिद्धांत भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? साइकोडायनामिक बोलते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक मनोगतिक सिद्धांत को और क्या बोला जाता है? साइकोडायनामिक बोला जाता है। अगला है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार हम किसके साथ पैदा होते हैं? आईडी के साथ, सुपर ईगो के साथ, ईगो के साथ या सुपर के साथ? देखो ईगो तो हमारे व्यवहार का हिस्सा होता है, जो चलता ही रहता है। हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे जैसा जैसा हमारा मन चाहता है हम करते रहते हैं, वो ईगो होता है। सुपर ईगो क्या होता है? जब हमारे साथ कोई नैतिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, मोरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, कुछ हम अच्छी चीज़ें करते हैं जो केवल अच्छी ही होती हैं, वो सुपर ईगो होती हैं, जो बहुत कम होती हैं लोगों में। जो आईडी होती है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन या पहचान भी बोलते हैं, इसके साथ बच्चा आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईडी इसका आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार हम किसके साथ पैदा होते हैं? तो आईडी के साथ पैदा होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको इदम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इदम। तो बच्चा किसके साथ पैदा होता है? बच्चा इदम के साथ पैदा होता है। अगला है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? मतलब मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन या सभी? तो अचेतन मन जो होता है वो सबसे ऊपर रहता है। हमेशा व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा अचेतन अवस्था में ही रहता है। तो कौन सा मन का सबसे महत्वपूर्ण स्तर बताया है? तो 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये जो चेतन होता है ये केवल 10% होता है, और ये जो अचेतन होता है ये 90% होता है ना। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, तो यही जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और ये चेतन जो होता है केवल 10% भाग होता है।
अगला है, किस मनोवैज्ञानिक विचार के अनुसार अस्वप्न चेतना का मार्ग है। अस्वप्न चेतना का मार्ग है किस सिद्धांत के अनुसार है? तो स्वप्न अवस्था, अर्ध स्वप्न अवस्था, ये सारी अवस्थाएं के बारे में फ्राइड ने बोला है। और फ्राइड का सिद्धांत क्या कहलाता है? मनोगतिक विकास सिद्धांत कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोगतिक विकास सिद्धांत हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अस्वप्न चेतना का मार्ग है? तो मनोगतिक विकास सिद्धांत जो है वो चेतना का मार्ग है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टा को नहीं देखा हो तो एक बार इंस्टा पर जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपके काम के क्वेश्चन है तभी फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। बट एक बार जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत एडवांस लेवल के MCQ वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो ये मेरा नंबर है 6260190944। यहाँ में अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे स्टेटस के थ्रू मिलता रहेगा। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने का मिल रहा है। आज फिर आयोग पर खबर पहुँची है, जल्दी ही आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 20-25 दिन में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। तो तैयारी बिल्कुल फैंटास्टिक रखो। जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो स्मार्टली स्टडी करो। जो एग्ज़ाम में आना है वही पढ़ो, हर कुछ मत पढ़ो। CDP के पार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। CDP बहुत ज़्यादा नहीं आएगा अगर आप वर्ग 3 और वर्ग 2 वाला CDP पढ़ रहे हो। अहंकार जो होता है वो व्यक्तित्व के किस पहलू में शामिल होता है? चेतन में, अचेतन में, अर्ध चेतन में, या सभी? देखो, कोई भी चीज़ हावी हो रही है तो वो चेतना पर ही हावी होगी। तो अहंकार व्यक्तित्व के किस पहलू में शामिल होता है? चेतना में शामिल होता है या चैतन्य में शामिल होता है। अहंकार व्यक्तित्व के किस पहलू में शामिल होता है? चेतन में होता है। और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अहंकार व्यक्तित्व के किस पहलू में शामिल होता है? चेतन में होता है। अगला है, व्यक्तित्व का कौन सा स्तर हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सुपर ईगो है। सुपर ईगो मतलब सब अच्छी चीज़ें। ये हमें निर्णय लेने में मदद करता है कि देखो, ये तो सामान्य स्तर है, जो व्यक्ति रहता है वही है। ईगो जो होता है, जो व्यवहार हो रहा है, जो व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हो रहा होता है वो ईगो कहलाता है। सुपर ईगो मतलब, ये सुपर ईगो हम ये समझने में मदद करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत, और हमेशा हमें अच्छा काम करने के लिए बोलता है। ये क्या कहलाता है? ये सुपर ईगो कहलाता है। और क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुपर ईगो कहलाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला है, फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार एक व्यक्ति जो स्वप्रेम प्रदर्शित करता है, स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम प्रदर्शित करता है, दिखावा पसंद करता है और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है? एनल प्रकार। एनल प्रकार वो होता है जो 18 महीने से लगभग 3 साल तक होता है, गोदा अवस्था जिसको बोलते हैं। फैलिक अवस्था जो होती है, फैलिक अवस्था जिसको हम 3 से 6 साल की अवस्था बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। वो हमेशा ऐसी चीज़ें करता है कि लोग उस पर ध्यान आकर्षित करें। इसको लैंगिक अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था को प्री विद्यालय की अवस्था भी बोला जाता है। और ये वही अवस्था होती है जिसमें मेल और फीमेल में बच्चा डिफरेंट करना सीख जाता है। ओरल सैडिस्टिक प्रकार क्या होता है? ये ओरल सैडिस्टिक और ओरल पैसिव, जो शुरू की जो अवस्था होती है, जिस अवस्था के साथ बच्चा पैदा होता है, जिसको हम ओरल स्टेज या मौखिक अवस्था कहते हैं, इसमें बच्चा अंगूठा चूसता रहता है। तो अंगूठा अगर वो खुद के लिए, खुशी के लिए चूस रहा है तो वो जो ओरल जो होगा उसका पैसिव प्रकार होगा। लेकिन वो किसी को कष्ट देने के लिए किसी का अंगूठा काट रहा है, माँ के निप्पल को काट लेता है, तो वो जो होता है वो ओरल का सैडिस्टिक प्रकार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलिक प्रकार हो जाएगा। अगला है, जुंग है। जुंग भी एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं से ही प्रेरित होकर इन्होंने भी सिद्धांत दिया था। जुंग के संदर्भ में मन का वह हिस्सा जो इंसान के पिछले अनुभव से अलग होता है उसे किसके द्वारा नामित करते हैं? तो जुंग के संदर्भ में मन का वह हिस्सा जो इंसान के पिछले अनुभव से अलग होता है उसको हम बोलते हैं सामूहिक अचेतन। जो पिछले अनुभव से अलग होता है, कोई मन का वह हिस्सा जो पहले से अनुभव किया है व्यक्ति ने, लेकिन कुछ नया अनुभव कर रहा है, तो वो एक सामूहिक अचेतन के रूप में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सामूहिक अचेतन होगा। अगला है, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न में से किससे संबंधित है?
सचेत विचार से तो नहीं है, सामाजिक शिक्षा से तो बिल्कुल नहीं है, जैविक और आनुवांशिक कारक से भी बिल्कुल नहीं है। इसका होगा अचेतन उद्देश्य और संघर्ष। अचेतन उद्देश्य और संघर्ष से, अचेतना से ही जो मानव है संघर्ष करता है, उसी से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? अचेतन उद्देश्य और संघर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचेतन उद्देश्य और संघर्ष हो जाएगा। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अचेतन उद्देश्य और संघर्ष से संबंधित है। किससे है? अचेतन उद्देश्य और संघर्ष से संबंधित है, याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सारे लोग कमेंट कीजिएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं लाइक कीजिएगा। देखिए, मेरे वीडियोस बिल्कुल वैसे नहीं आएंगे कि मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाऊं कि अब वैकेंसी आ रही है, अब ये आ रही है। आप लोग क्या होते हैं ना, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हो। कुछ लोग पढ़ना छोड़ देते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 15 दिन में आ जाएगी तो आप परेशान हैं। मेरा वीडियो आता है पढ़ाने के लिए आता है, और वही टॉपिक में मैं पढ़ाती भी मैं वही टॉपिक हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जो एग्ज़ाम में आना ही है। वही मैं आपसे भी, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़े हुए बैठी हैं। मेरे साथ ही जुड़ी हुई बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही हूँ। मैं उनको सुनती हूँ, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं और चाहते हैं कि ये जॉब आपको एनी हाउ मिल जाए। और सभी हम भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वैकेंसी जो है, जो अभी 476 और स्वीकृत हुई हैं, वो उस 426 में ऐड हो जाएं और सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं सबको जॉब मिले। इसलिए थोड़ा सा रास्ता भी एकदम सही डायरेक्शन में पकड़ो। बहुत सारी लड़कियां सीडीपी बाल विकास जो है वर्ग 3 और वर्ग 2 का पढ़ रही हैं। बिल्कुल भी मत पढ़ो। मैंने आपको पिछले अभी 2-3 दिन पहले 2017 का पेपर भी करवाया है। उसमें आपको देखो 3-4 क्वेश्चन आपको सिंड्रोम से आ जाएंगे, 2-3 प्रसव अवस्था से आ जाएंगे, 1-2 गर्भावस्था से आ जाएंगे, 3 या 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जाएंगे, 1-2 पॉक्सो अधिनियम से आ जाएंगे, बाल श्रम नीति से आ जाएंगे, 1-2 ही बाल विकास से आएंगे, वो भी ये वाले क्वेश्चन बच्चों से संबंधित। ना कि आप लोग जो कठिन कठिन क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो वाला नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि क्या आना है और क्या नहीं। वही प्रबंधन का भी स्पेशली आप लोग जो है पटवारी वाला प्रबंधन पढ़ रहे हैं, कोई मैथ को घोंटने लगा है, तो मैथ इतना हाई लेवल का नहीं आता है सुपरवाइज़र में। कुछ मेन टॉपिक हैं, 7 से 8 प्रश्न आते हैं और 7 या 8 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, जिनमें 7 या 8 में रीजनिंग में 3-4 आप ऐसे ही कर लोगे, मैथ के भी 3-4 आप ऐसे ही कर लोगे। वो जो 4-5 क्वेश्चन है उसके लिए अपने 4-5 घंटे बर्बाद मत करो। उन क्वेश्चन के लिए मैं लास्ट में आपको करवा ही दूंगी। अगर आप मेरे जुनून मेरा प्रीलिम्स का है, अगर आप मेरे सुपरवाइज़र बैच से जुड़े होंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी लास्ट में। तो इसलिए इस चीज़ की चिंता ना करके, और आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग खुद भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल वही पढ़ो, थोड़े स्मार्ट स्टडी करो। यहाँ पे पढ़ने से ज़्यादा ये हमको करना है कि क्या छोड़ना है। पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ते भी रह जाओगे ना तो भी फिर ख़त्म तो होगा ही नहीं, और इतना मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं होती है कि हर कुछ याद हो पाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। अगला है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में कितने घटक शामिल होते हैं? मैंने अभी ऊपर बताया 3 घटक शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इदम, जिसको हम आईडी बोलते हैं, एक होता है अहम, जिसको हम ईगो बोलते हैं, और तीसरा होता है परा अहम। तीसरा क्या होता है? परा अहम, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। परा अहम जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं, जो हमें अच्छी और बुरी चीज़ों में डिफरेंस करना बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ईगो या पराहम बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है आईडी जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? आईडी मतलब जो हम है ही, हम जब पैदा होते हैं आईडी के साथ ही होते हैं, इदम के साथ ही होते हैं। उसमें हमें बहुत आनंद आता है, हम जो है ना, हम उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम दुनियादारी में इतने फंस जाते हैं ना, तो हम आनंद सब चला जाता है ना। तो हमको आनंद आता है। तो आईडी किस सिद्धांत पर काम करती है? आईडी आनंद के सिद्धांत पर काम करती है। आईडी किस सिद्धांत पर काम करती है? आनंद के सिद्धांत पर काम करती है।
अहंकार किस सिद्धांत पर काम करता है? अहंकार जो होता है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। आईडी जो पहली अवस्था होती है, जो पहली इदम अवस्था होती है या आईडी अवस्था होती है, वो आनंद पे काम करती है, लेकिन जो अहंकार होता है वो रियलिटी पे काम करता है। अहंकार मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ईगो। ये किस पे काम करता है? ये रियलिटी पे काम करता है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। अहंकार किस सिद्धांत पर काम करता हो जाएगा? वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता हो जाएगा। अगला है सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? मैंने बताया था नई जो मोरल वैल्यूज़ होंगे, जो अच्छे अच्छे आदर्श होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, उस पर जो काम करेगा वो सुपर ईगो रहेगा। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? नैतिक मानक और आदर्श आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कौन सा भाग इदम और परा अहम के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करता है? कौन सा होता है? ईगो होता है, जो कि आईडी और सुपर ईगो के बीच रहता है। अगला है, कौन सी मनोलैंगिक अवस्था स्तनपान छुड़ाने और मौखिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ी हुई होती है? तो वो ओरल स्टेज या मौखिक चरण जुड़ी हुई होती है। गोदा चरण जो होता है वो 18 महीने से 3 साल तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो होता है मल मूत्र की ट्रेनिंग लेता है ना। फॉलिक चरण जो होता है वो 3 से 6 वर्ष तक की आयु होती है, जो कि पूर्व विद्यालय आयु होती है, और इसमें बच्चा मेल और फीमेल में डिफरेंट करता है। जो विलंब अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं सुप्त अवस्था बोलते हैं, या इसको लेटेंसी एज भी बोलते हैं, या अव्यक्त अवस्था भी बोलते हैं। 6 से 12 साल की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है अपनी पूरी जो शक्ति है ना वो खेलने कूदने पढ़ाई करने में लगा देता है। तो उसका मौखिक चरण आंसर होगा। अगला है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं किस मनोलैंगिक चरण में बनते हैं? तो जो 3 से 6 वर्ष तक का चरण होता है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, फ्राइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक 2 ग्रंथियां बताई हैं बच्चे के शरीर में। ऑडिपस जो होता है वो लड़के में होता है, इलेक्ट्रा होती है लड़की में। ऑडिपस नाम का एक लड़का था, वो अपनी माता से प्रेम करने लगा था और उस कारण उसने अपनी पिता को मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। और सेम ऐसा ही इलेक्ट्रा नामक लड़की के साथ हुआ था, जिसने अपनी माता की हत्या कर दी थी। तो ये इसको फ्राइड ने जो है इन ग्रंथियों को इसने ऑडिपस और इलेक्ट्रा नाम दे दिया था। ये जो अवस्था होती है ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी? फॉलिक स्टेज या फॉलिक चरण। इसको लैंगिक अवस्था भी बोलते हैं। फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था में निष्क्रिय यौन भावनाएं शामिल होती हैं और सामाजिक बौद्धिक कौशल पर ध्यान केंद्रित होता है? देखो मैंने अभी ऊपर बताया, यही एक अवस्था होती है जहाँ पर यौन पे ध्यान केंद्रित ही नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इसी में ही मन होता है, मतलब यौन संबंधी चीज़ों में उसका ध्यान ही नहीं जाता है, वो आनंद ही प्राप्त नहीं करता। उसको बोलते हैं हम विलंब अवस्था, या इसको लेटेंसी एज भी बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं अव्यक्त अवस्था, और क्या बोल सकते हैं इसको? गोदा अवस्था। ये सारी अवस्था इसी विलंब अवस्था को ही बोलते हैं, जो 6 से 12 साल तक की अवस्था होती है। मौखिक जो 18 महीने तक की होती है, गोदा जो 18 महीने से 3 वर्ष तक की होती है, फॉलिक जो 3 से 6 वर्ष तक की होती है ना। फॉलिक फैलिक चरण होता है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फ्राइड के व्यक्तित्व के विकास का केंद्र होती है? फ्राइड के आत्म साक्षात्कार नहीं है। संज्ञानात्मक स्कीमा तो जो थॉर्नडाइक का है इसका नहीं है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग भी नहीं होगी, ये पॉवलॉव की है। जो मनोलैंगिक चरण है वो फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का केंद्र है। कौन सा? कौन सी अवधारणा फ्राइड के विकास के सिद्धांत का केंद्र है? मनोलैंगिक चरण फ्राइड के व्यक्तित्व के विकास का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मनोलैंगिक अवस्था प्रशिक्षण और नियंत्रण से जुड़ी हुई है? फ्रेंड्स, अगर आप 100% महिला सुपरवाइज़र में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच ले लीजिए। वही पढ़ें जिसकी जो पेपर में आना है। टेस्ट दें, डेली का टारगेट सेट करें। हम डेली का एक टारगेट देते हैं, टॉपिक याद करवाते हैं, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक भी हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। हर टॉपिक को इजीली कैसे हम याद कर सकते हैं, इजीली कैसे पढ़ सकते हैं, हर टॉपिक को बहुत सरल तरीके से समझाना। जितनी भी योजनाएं हैं, करीब 2500 प्लस योजनाएं होंगी। सारी योजनाओं की जो डेट होंगी वो सारी ट्रिक द्वारा याद होंगी, जो आप भूलोगे ही नहीं।
आईसीएमआर का पूरा डाटा ट्रिक द्वारा याद होगा, जो आप कभी भूलोगे ही नहीं। जितने भी अधिनियम हैं उनकी सारी धाराएं आपको याद करना है। देखो मैंने बोला जो नहीं करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इनको आपको करना है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपको करना ज़रूरी है। हर धाराओं के जितने भी एमसीक्यू रहेंगे, हर धारा के जितने भी धाराएं बनेंगी, अध्याय बनेंगे, किस धारा से क्या कहा गया है, इसको हम ट्रिक द्वारा आपको याद करवाएंगे। करीब किशोर न्याय अधिनियम के करीब 500 प्रश्न क्वेश्चन बने हैं। आप सोचिए आप कितने क्वेश्चन बनेंगे। चूंकि हम लोग टॉपिक तैयार करवा रहे हैं आपको, फिर उसके बाद एमसीक्यू करवाएंगे, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक करा रहे हैं। कहीं भी आपने कोर्स लिया हो या नहीं लिया हो, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी जगह बैच भी ले लिया है, तो भी आप हमारा ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पैकेज ओनली 799 का है। इस 799 में आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, सारे टॉपिक की ई बुक, टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं लेना। हमारे चैनल पर ही डेली टेस्ट होते हैं। एक दिन टेस्ट की तैयारी कराई जाती है और अगले दिन टेस्ट होते हैं। रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। जो रात को 10 बजे होता है, अगर आप नहीं दे पाते तो दिन में 4 बजे भी आप उस टेस्ट को दे सकते हो। इसके अलावा ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कराते हैं। टॉपिक वाइज ई बुक है, 1000 सीडीपी के एमसीक्यू है, 1000 आईसीएमआर 2020 एंड 2024 के एमसीक्यू हैं, 2500 प्लस योजना के एमसीक्यू हैं, 2000 प्लस अधिनियम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। टॉपिक तैयार करवाकर डेली टेस्ट लिया जा रहा है। कठिन डेट और डाटा ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक दिया जाएगा। गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति ट्रिक द्वारा होगी। पोषण, टीकाकरण, शिशु देखभाल, शिक्षा अधिनियम, योजना प्रबंधन, सब कुछ टॉपिक वाइज और बहुत इजी लैंग्वेज में कवर। गणित और तर्क शक्ति ट्रिक द्वारा जो क्वेश्चन आना है, जहां से पेपर में आएंगे वही पोर्शन में करवाऊंगी। गणित और तर्क शक्ति में फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है कि क्लास लेके हमको टाइम बर्बाद करना है। हमें 100% सिलेक्शन लेना है, इसलिए 100% वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ना। इसके साथ और इसके साथ 2017-2014 के क्वेश्चन भी मैं कवर कराने वाली हूँ। इसमें आपको 2 टेलीग्राम, एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में तैयारी होगी। टेलीग्राम में एक पीडीएफ ग्रुप रहेगा जहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एक टेस्ट ग्रुप रहेगा जहाँ पर केवल टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। एक टाइमर लगा होता है, उस टाइमर के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। साथ में अगर आप हमारी ये बुक्स लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी बुक्स, तो ये भी मंगवा सकते हैं। इसमें 5 थ्योरी बुकलेट मिलती है, एक एमसीक्यू बुकलेट मिलती है, एक वन लाइनर बुकलेट होती है। इसका चार्ज 1599 है, 100 रुपीज़ इसमें कोरियर है, तो 1699 इसका चार्ज। तो आप हमारी ये बुक्स और ऑनलाइन बैच दोनों ले सकते हैं। बुक्स के साथ ऑनलाइन बैच भी मिलेगा आपको, और केवल ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो 799 में ले सकते हैं। बहुत शानदार तैयारी हम करवा रहे हैं। 100% सिलेक्शन होगा अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मनोलैंगिक अवस्था शौचालय प्रशिक्षण और नियंत्रण से जुड़ी है? तो गुदा अवस्था 18 महीने से 3 साल तक की जो अवस्था होती है वो शौचालय प्रशिक्षण और ट्रेनिंग से जुड़ी हुई होती है। अगला है फ्राइड के अनुसार जो मनोलैंगिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण जननांग अवस्था है, जो कि 12 वर्ष के बाद आरंभ होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप अपना नंबर सेव करा सकते हैं। अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं तो आप यहीं पर मुझे व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके डिटेल ले सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और बताना है कि आपको हमारा सुपरवाइज़र का ऑनलाइन बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, देन हम आपको तीनों ग्रुप से ऐड कर लेंगे। अगला है फ्राइड के अनुसार मौखिक स्तर पर स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? मतलब ये बोल रहे हैं कि मौखिक जो स्तर होता है, जो चूसना आरंभ करता है व्यक्ति, बच्चा जो चूसना आरंभ करता है 18 महीने तक, और इसके अलावा फ्राइड की किसी भी अवस्था का स्थिरीकरण, मतलब वो रुक जाएगी कि कब रुक सकती है? तो या तो अधिक खाना खा लो या धूम्रपान कर लो। जब ऐसी स्थिति होती है तो कोई भी अवस्था जो होती है वो स्थिरीकरण हो जाता है उसका। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? अधिक खाना या धूम्रपान करना। अगला है फ्राइड की कामिक्षा की अवधारणा से क्या तात्पर्य होता है? फ्राइड की जो कामिक्षा वाली अवधारणा होती है वो किस लिए होती है? एक सेकेंड।
तो ये इसलिए होती है कि व्यक्ति जीवित रह पाए और प्रजनन पर उसकी जो जीवन वृत्ति है वो केंद्रित हो पाए। जीवित रहने और प्रजनन पर जीवन वृत्ति को केंद्रित करने के लिए काम इच्छा होती है। तो इसका आक्रामक अभियान नहीं होता, नैतिक मानक नहीं होता, संज्ञानात्मक स्कीमा नहीं होता। क्या होता है? जीवित रहने और प्रजनन पर, जब तक जीवित है तब तक उसमें ये बता रहे हैं इनके अनुसार, ये इच्छा जो होती है व्यक्ति की प्रबल ही होती है। अगला है, किस तकनीक में मरीज बिना किसी रोक टोक के जो मन में आए वो कह देता है? कौन सी तकनीक होती है? वो होती है स्वतंत्र संघ। स्वतंत्र संघ वाली जो तकनीक होती है उसमें मरीज बिना किसी रोक टोक के जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। अगला है, फ्राइड की पूर्व चेतन की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? फ्राइड की जो पूर्व चेतना मतलब जो उसके पूर्व चेतना में था, वो वर्तमान में जागरूक नहीं है, लेकिन उसको अगर जागरूक किया जाए तो वो जागरूक पहले आपको कुछ ध्यान था लेकिन अब आप भूल गए हैं, लेकिन आप अगर दोबारा उसको पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। यही पूर्व चेतन की अवधारणा बोल रही है। अगला है, लिंग ईर्षा शब्द फ्राइड सिद्धांत के किस चरण से जुड़ा है? ईर्षा चरण। ईर्षा चरण होता है फैलिक स्टेज में। फैलिक स्टेज कब से कब तक होती है? 3 से 6 अवस्था तक होती है। उसमें लिंग ईर्षा मतलब पता चल जाता है कि जो ये मेल है और ये फीमेल है, लड़का लड़की में भेद करना सीख जाता है, तो इसलिए उसको लिंग ईर्षा शब्द बोला है फ्राइड ने। तो कौन सा अवस्था हो जाएगी? फैलिक अवस्था हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फैलिक स्टेज या फैलिक अवस्था ये हो जाएगी। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने माता पिता के मूल्यों को अपने विकासशील सुपर युगों में शामिल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पहचान या आईडी। माता पिता की चीज़ों को अपने में शामिल करना, जो पहले था उसको शामिल करना क्या कहलाएगा? पहचान कहलाएगा या आईडी कहलाएगा। फ्राइड के अनुसार गुदा चरण का प्राथमिक फोकस क्या होता है? गुदा चरण का प्राथमिक फोकस क्या होगा? गुदा मतलब जिसको हम एनल स्टेज भी बोलते हैं, इंग्लिश वाली अवस्था भी याद रखना। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो मूत्र है उसको त्यागना, पॉटी जाना, मूत्रा से उत्सर्जन या आंत में जो भी आंत के द्वारा जो बाहर निकलता है मल, उस सब पे नियंत्रण करना गुदा चरण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगला है, फ्राइड की मृत्यु वृत्ति की अवधारणा को और क्या कहा जाता है? फ्राइड की मृत्यु वृत्ति की अवधारणा को थानाटोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थानाटोस जो होता है व्यक्ति की मृत्यु वृत्ति की अवधारणा है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पिछली बार यहाँ से मतलब 4-5 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन इस वाले फ्राइड से पूछे गए थे, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, तो याद रखिएगा। प्राचीन फ्राइड ने मृत्यु वृत्ति की अवधारणा को क्या बोला है? तो मृत्यु वृत्ति की अवधारणा को बोला है थानाटोस। क्या बोला है? थानाटोस बोला है। ये एक फ्राइड ने बताया है। इनका एक निबंध था आनंद सिद्धांत, इसके माध्यम से आनंद सिद्धांत से परे उसमें उन्होंने इसकी जो अवधारणा पेश की थी, उनके अनुसार मनुष्य मृत्यु और विनाश की ओर अग्रसर होता है और सभी जीवन का लक्ष्य मृत्यु ही है। फ्राइड के अनुसार लोग इस मौत की इच्छा को आमतौर पर दूसरे के प्रति आक्रामकता के रूप में दिखाते हैं और कोई नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु हो जाए, उनका मतलब ये था, है ना। तो यही इसी को उन्होंने थानाटोस कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे आने वाले सपने जो बार बार आते हैं और वो उनको बताते हैं कि तुम तो नश्वर हो, व्यक्ति को बताते हैं कि तुम नश्वर हो, उसको भी थानाटोस कहा जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस पुरुष कॉम्प्लेक्स का महिला समकक्ष है? तो इलेक्ट्रा किस कॉम्प्लेक्स का महिला समकक्ष है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का महिला समकक्ष है। मतलब ऑडिपस का महिला पार्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रा का पुरुष पार्ट ऑडिपस। फ्राइड का मानना है कि सपने क्या करते हैं? सपने इच्छा पूर्ति करते हैं। सपने को उन्होंने बहुत मतलब प्रायोरिटी पर रखा है। फ्राइड का मानना क्या है कि सपने क्या करते हैं? इच्छा पूर्ति करते हैं। अगला है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? परा अहम में होता है। हमारे जो मूल्य होते हैं उसका जो आंतरिकीकरण होता है वो किस में होता है? वो परा अहम में होता है। किस में होता है? परा अहम। मतलब हमारे जहाँ पे मूल्यों की बात आ जाती है, वैल्यूज़ की बात आ जाती है, वहाँ पे परा अहम वाला आंसर आ ही जाएगा।
विकास की अवस्था में 1 से 3 वर्ष की आयु कौन सी होती है? जो ईड मतलब होता है आईडी को कुछ हद तक नियंत्रित करती है, वो होती है कौन सी? गुदा स्टेज जो होती है वो 1 से 3 वर्ष की स्टेज होती है। अगला है शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे ज़्यादा संतोषजनक होती है? जो शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, अति कल्पना में खोए रहेंगे सारे जो, और उनको करने की मतलब उनकी योग्यता भी होगी, वो कर पाएंगे, तो ये उनके लिए सबसे संतोषजनक होती है कौन सी? अति कल्पना। सारे लोग लाइक जरूर करते जाइएगा, और जो न्यू है या पुराने हैं सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है अलमारी में से अमूल किताब नहीं पाता है और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, फिर उसे याद आता है कि मैंने वो किताब तो अपने दोस्त को दे दी, तो उसका ये जो मन है वो कैसा है? तो इसका मन अर्धचेतन मन है, कि उसको याद तो था लेकिन वो भूल गया था। चेतना में तो था बट वो भूल गया था, तो थोड़ा चेतन का भी है और अपचेतन का भी है, तो कैसा हो जाएगा? अर्धचेतन मन हो जाएगा। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में क्या होता है? अनैतिक और असामाजिक स्थिति हो जाती है। इदम मतलब जो वास्तविक व्यक्ति होता है, वास्तविकता पे अगर उसका अहम आ जाता है तो वो क्या कर लेता है? अनैतिक और असामाजिक चीज़ों को वो कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं? इरोज और थैनेटोस, ये मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार होते हैं। ये भी फ्राइड ने ही बताया है, ये उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की भाषा का ये शब्द है, इरोज व थैनेटोस। याद रखना, ये उन्होंने उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके 2 प्रकार बताए हैं, और ये 2 विरोधी प्रवृत्तियां बताई हैं। ये 2 विरोध, ये थानाटोस जो होता है वो मृत्यु को बताता है, और जो इरोज होता है वो प्रेम को बताता है। ये मृत्यु को बताता है, ये बताता है कि इन दोनों के बीच हमेशा ही तनाव होता है, क्योंकि ये विनाश की ओर ले जाता है, और ये सामाजिक सहयोग और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से इरोज और थैनेटोस 2 मूल प्रवृत्ति हैं, और दोनों ही आपस में विरोधी हैं। किस अवस्था में समलैंगिक प्रेम होता है? मैंने बताया था अभी, जो लेटेंसी एज होती है 6 से 12 साल की अवस्था होती है, उसमें बच्चे क्या होता है, आप अपने जो समलिंगी मित्र होते हैं, लड़की है तो लड़की से ही दोस्ती करेगी, लड़का है तो लड़के से ही, उनमें ही ज़्यादा प्रेम हो जाता है। अगला है, लिबिडो का केंद्र यौनांग किस अवस्था में होता है? तो वो जननांग की जो अवस्था होती है 12 साल के बाद, जहाँ पे जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, वहाँ पर लिबिडो का केंद्र यौनांग होता है। कौन सी अवस्था में विद्यालय पूर्व की अवस्था कहलाती है? विद्यालय पूर्व जो अवस्था होती है वो फैलिक अवस्था होती है, 3 से 6 साल की अवस्था ये कहलाती है। अगला है, फैलिक अवस्था या लैंगिक अवस्था किस वर्ष में होती है? 3 से 5 या 3 से 6 जो अवस्था होती है फैलिक या लैंगिक अवस्था कहलाती है। लिबिडो केंद्र गुदा किस अवस्था को कहते हैं? एनल स्टेज को कहते हैं, ओरल मौखिक को कहते हैं। फैलिक जो होती है वो लैंगिक अवस्था होती है, और लेटेंसी जो होती है उसको सुषुप्त अवस्था या विलंब अवस्था भी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एनल। अगला है, फ्राइड ने मन के कितने प्रकार बताए हैं? फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम और परा अहम, ये 3 प्रकार बताए हैं। अगला है, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था माना? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो लैंगिक जो अवस्था होती है जिसको हम फैलिक स्टेज भी बोलते हैं, उस अवस्था में क्या होता है? प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था उसको बोला जाता है। अगला है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? फैलिक तो है, 3 से 6 वर्ष की है, एनल भी है, एनल 18 महीने से 3 साल की है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं, जबकि लेटेंसी जो अवस्था है, जनेंद्रिय जो अवस्था है, वो 6 से 12 साल की अवस्था है, जिसको सुषुप्त अवस्था भी बोलते हैं। लेकिन जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था है ये नहीं होती, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। फ्रेंड, इस प्रकार के नोट्स हमारे सुपरवाइज़र ग्रुप में तैयार कराने के लिए दिए जाते हैं, तो आप अगर लेना चाहते हैं हमारे नोट्स या हमारे ये सुपरवाइज़र का पैकेज, तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।